रक्षक था उस वक्त, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, 26 साल का नौजवान लड़का। और योगी आदित्यनाथ और उनके साथी भी मौके से निकल जाते हैं। इस घटना की एफआईआर में योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया और उन पर हत्या का प्रयास, दंगा करने और पूजा स्थल का अपमान करने और मुस्लिम कब्रिस्तान पर अतिक्रमण करने जैसी धाराएं लगाई गई। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। साल 1999 के वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और पूर्वांचल के दबंग नेता हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला लखनऊ में मंत्री बनकर बैठे थे। लेकिन योगी के आने के साथ ही हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला जैसे नेताओं के दिन लदने शुरू हो चुके थे। पंचरुखिया केस में हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला ने पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन महंत अवैधनाथ के इंटरफेयर के कारण कोई भी योगी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उस समय केंद्र में भी वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए होम मिनिस्टर LK आडवाणी और CM कल्याण सिंह ने ये मामला आपस में ही सुलझा लिया। भाला चपने से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग भाला चलाने वाले भी होंगे। साल 1999 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। सपा की तरफ से गोरखपुर में एक बार फिर से जमुना प्रसाद निषाद को खड़ा किया जाता है। जमुना प्रसाद निषाद ने योगी को कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में योगी केवल 7,339 वोटों से ही जीत सके। योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर और कम हो गया। दूसरी तरफ साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाती है। यूपी स्टेट में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि मायावती और भाजपा ने मिलकर गठबंधन कर लिया और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। इन तमाम कारणों से योगी को अपने लिए एक अलग संगठन की जरूरत महसूस होने लगी। इसलिए साल 2002 में योगी ने अपना खुद का एक अलग संगठन हिंदू युवा वाहिनी बना लिया, जो भाजपा और RSS से अलग था। इसके जरिए योगी ने गोरखपुर और इसके आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर और गाजीपुर आदि जिलों में भी हिंदू युवा वाहिनी की शाखाएं खोली जाती हैं। हिंदू युवा वाहिनी में भी ठाकुर कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी। इस कारण कई लोग इसे ठाकुर युवा वाहिनी भी कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि योगी को सिर्फ उनकी ही जाति का समर्थन मिल रहा था, बल्कि उन्हें अपनी जाति के साथ ही गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई जातियों का भी लाभ मिल रहा था। कई पिछड़ी और दलित जातियां गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण वे भी योगी को वोट देती थी, खासकर दलित जाति निषाद। इसके अलावा योगी हर दिन अपना जनता दरबार लगाते थे। इसने भी योगी को जनता से सीधे कनेक्ट किया। वो सुबह जो है जनता की अदालत में बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस पे कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट ले लें। योगी की प्रतिष्ठा अपने इलाके में एक ऐसे आदमी की बन चुकी थी जिसके यहाँ गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर आदमी को मदद मिल सकती थी। कहाँ जा रहे हैं बाबा? आपसे मिलने। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बिल्लाहौर। योगी के दरबार की खास बात ये थी कि यहाँ पर अगर कोई मुसलमान भी अपनी फरियाद लेकर जाता तो उसकी भी मदद की कोशिश की जाती। क्या समस्या आ रही है उनको? लड़की भिजवाई जाए वहाँ। अच्छा, तलाक दे दिया है क्या? जी। इन चीजों से योगी गोरखपुर और पूर्वांचल इलाके में एक बड़ा नाम बन जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी की सांप्रदायिक राजनीति का भी योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ। 2004 लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी पूरे देश भर में हार जाती है, तब भी योगी आदित्यनाथ अपनी गोरखपुर सीट जीतने में कामयाब रहते हैं। उनकी जीत का अंतर भी अब कई गुना बढ़कर 1.42 लाख वोट हो जाता है। योगी और हिंदू युवा वाहिनी के राइज के कारण गोरखपुर और आसपास के जिलों में अब सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या और बढ़ जाती है। तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अनुमान के मुताबिक 2007 तक गोरखपुर और आसपास के जिलों में 30-40 सांप्रदायिक घटनाएं घटी। ऐसी ही एक घटना अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में घटती है। इत्तेफाकन इस साल रमजान और दशहरा एक साथ पड़े थे। 13 अक्टूबर के दिन मऊ में कुछ मुस्लिमों ने शिकायत की कि लाउड स्पीकर पर हिंदू भजन बजाए जाने से उनकी नमाज में व्यवधान पड़ रहा है। इसके बाद प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक होती है, जिसमें तनाव को कम करने के लिए एक हिंदू कार्यक्रम को 29 अक्टूबर तक टाल दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 14 अक्टूबर को हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं और उनकी मुस्लिमों के साथ झड़प हो जाती है, जिसमें युवा वाहिनी के कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। इस हिंसा में 8 लोग मारे जाते हैं और 37 लोग घायल होते हैं। जांच में सामने आया कि यह हिंसा हिंदू युवा वाहिनी और इसके नेता योगी आदित्यनाथ ने भड़काई थी। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के
विधायक मुख्तार अंसारी ने हिंसा भड़काई है। इस वक्त यूपी में सपा के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और सपा की सरकार थी। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी है। कैमरे में कई साल पहले कैद हुई ये तस्वीरें मुख्तार की दबंगई को बताने के लिए काफी। ऐसे ही जनवरी 2007 में गोरखपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसमें एक हिंदू लड़का राजकुमार अग्रहरि घायल हो जाता है। धीरे धीरे हिंदुओं में इस मामले के खिलाफ माहौल बनने लग जाता है। इस बीच राजकुमार अग्रहरि की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जिससे ये मामला और ज्यादा भड़क जाता है। 27 जनवरी 2007 के दिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भड़काऊ भाषण दिया। योगी ने कहा कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि हम कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे। कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। योगी का ये भाषण इतना भड़काऊ रहा कि भाषण खत्म होने से पहले ही भीड़ ने सामने के एक होटल पर हमला कर दिया, जिसका मालिक एक मुस्लिम था। इसी के साथ गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है। वहीं सैकड़ों मकान और दुकानों को आग लगा दी जाती है, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। अगले दिन DM हरिओम के कड़े आदेश के बावजूद योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों ने सबसे संवेदनशील इलाकों की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस की गाड़ी योगी को ले जाने लगी तो लोग सड़क पर लेट जाते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही पुलिस को करीब 8 घंटे का टाइम लग जाता है। गिरफ्तारी की भी निंदा करते हैं और हिंदू वाहिनी महानगर गोरखपुर यहाँ से कुछ करने का ऐलान करती है। सपा सरकार ने योगी आदित्यनाथ को दी सुरक्षा भी अब वापस ले ली। इस मामले को ढंग से हैंडल न करने के कारण CM मुलायम सिंह यादव ने DM और SP का ट्रांसफर कर दिया और जगमोहन सिंह यादव को गोरखपुर मंडल का DIG बनाकर भेज दिया, जिन्होंने आते ही योगी आदित्यनाथ के पर कुतरने शुरू कर दिए। DIG जगमोहन सिंह यादव ने गांव-गांव पुलिस भेजकर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को उठवा लिया और उन पर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए, जिसके कारण ये संगठन बिखरता चला जाता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ कुल 11 दिन गोरखपुर जेल में रहते हैं और उन्हें 7 फरवरी को जमानत मिल जाती है। 12 मार्च 2007 के दिन आदित्यनाथ अपनी गिरफ्तारी और सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे को उठाने के लिए लोकसभा में खड़े होते हैं, लेकिन पहले तो वो काफी देर तक कुछ बोल नहीं सके और फिर अचानक से फपक फपक कर रोने लगे। योगी ने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनकी जान को खतरा है और यही हालात रहे तो उन्हें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुनील महतो की तरह मार दिया जाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। कई बार तो कोई मामला काफी छोटा या गली मोहल्ले के लेवल का होता, तब भी हिंदू युवा वाहिनी के लोग और योगी आदित्यनाथ की एंट्री से ऐसे मामले बड़े मुद्दे बन जाते हैं। एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को इससे योगी आदित्यनाथ को आम हिंदुओं में अक्रॉस द कास्ट सपोर्ट मिलने लग जाता है। माना यह भी जाता है कि योगी की हिंदू युवा वाहिनी को RSS कोई खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि RSS सिर्फ खुद को ही हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव संगठन की तरह देखती है और ऐसे किसी दूसरे संगठन को पनपने नहीं देना चाहती जिस पर उसका कंट्रोल ना हो। यही कारण है कि योगी और भाजपा संगठन के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे। कभी योगी भाजपा संगठन से दूरी बनाते तो कभी भाजपा योगी के कामों से अपने आप को अलग कर लेती। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूर्वांचल में 35 सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होती। इस पर योगी ने बगावत कर दी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी की टिकट पर हिंदू युवा वाहिनी के उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि आगे भाजपा को योगी की जरूरत रहती है और योगी को भाजपा की, इसलिए इस झगड़े के बावजूद योगी आदित्यनाथ 2009 का लोकसभा चुनाव गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर ही लड़े। वहीं योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को उतारा गया। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की न केवल जीत हुई बल्कि उनकी जीत का अंतर भी अब बढ़कर 2.20 लाख वोट हो जाता है। शिक्षा
किसी भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। 2011 में भाजपा ने बसपा के 4 नेताओं को शामिल कर लिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण बसपा से निकाला गया था। बाबू सिंह कुशवाहा बनेंगे भाजपा के हथियार, बहन मायावती की मुसीबत बढ़ी। इससे योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी भाजपा से नाराज हो जाते हैं, खासकर पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा में शामिल किए जाने से, जिन्हें बीजेपी ने 2012 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी दे दी थी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, जो सरासर असहनीय है। अगर पार्टी में घोटालेबाजों को जगह दी गई तो ईमानदार लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। योगी ने धमकी दी कि अगर बीजेपी ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो पार्टी छोड़ देंगे और अपनी अलग पार्टी बनाकर इन सारे उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करेंगे। जहां भाजपा एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल किए जाने का बचाव कर रही थी, वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंत में योगी की जीत होती है और बीजेपी ने बाबू सिंह कुशवाहा की टिकट वापस ले ली। बाबू सिंह कुशवाहा जी की सदस्यता अब स्थगित है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के संबंधों में सुधार 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होने के बाद आया। उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक रली मिली अनुभूति है, जिसे कहते हैं कहीं खुशी कहीं गम। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यक्रमों में आने जाने लगते हैं और पार्टी भी उन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। इधर नेशनल लेवल फ्रंट पर आडवाणी की जगह अब नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था और देश भर में बीजेपी का भी माहौल बनने लगा था। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। ऐसे समय में बीजेपी भी योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी नेता वाली छवि का फायदा उठाना चाहती थी। योगी राजनाथ और मोदी जैसे बड़े नेताओं की तरह उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने बाकी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होती है। 2013 और 14 में जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति का उदय हो रहा था, वैसे वैसे योगी का भी नेशनल लेवल पर उदय होता जा रहा था। बीजेपी ने 2014 के लास्ट में उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रमुख बना दिया। इसके 2 कारण माने जाते हैं। एक तो मोदी और शाह किसी ऐसे ठाकुर नेता को आगे करना चाहते थे ताकि ठाकुर समाज से आने वाले राजनाथ सिंह को कमजोर किया जा सके। दूसरा, बीजेपी अपने वोटरों को ये भी संदेश देना चाहती थी कि सत्ता में आने के बाद भी उसने हिंदुत्व की राजनीति करना नहीं छोड़ा है। इस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। इन बाई इलेक्शंस के चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने जमकर मुस्लिम विरोधी बयान दिए। दंगों के लिए हम लोग तो नहीं जिम्मेदार हैं। 2.5 वर्ष में 450 से अधिक दंगे और दंगों के पीछे जो कारण है इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को प्रदर्शित करता है। इधर सितंबर 2014 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो जाता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। योगी के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले बयानों की संख्या कम नहीं हो रही थी, उल्टा बढ़ती जा रही थी। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के विराट हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए योगी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हर मस्जिद में गौरी गणेश की प्रतिमा लगवा देंगे। लेकिन जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञान पापी हम सबको चिढ़ाती है, हम सबको चिढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। इसी तरह जुलाई 2016 में योगी ने कहा कि मदर टेरेसा ने भारत का ईसाईकरण करने की साजिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाइयों ने भारत में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ईसाई बनकर के आ जाता है तो उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की साजिश का हिस्सा बनता है। इन बयानों से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी आने वाले थे। अब हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अभियान चलाया कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता है। बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव में उतर जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। जब रिजल्ट आए तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और सपा सत्ता से बाहर हो जाती है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। भाजपा समर्थकों में योगी को सीएम बनाए जाने की चौतरफा मांग उठने लगती है, लेकिन भाजपा ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। शुरुआत में भाजपा के मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। कहा जाता है कि उनका नाम फाइनल होने जा रहा था और उन्हें शपथ के लिए लखनऊ भेजा जा रहा था। वे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी गए थे, जिसे शपथ से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के तौर पर देखा जा रहा था। न्यूज चैनलों पर मनोज सिन्हा का नाम चलने लगा था, लेकिन तभी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो जाते हैं, जो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के सामने अपना विरोध जताया और कहा कि विधायक दल की बैठक में गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के साथ हाथ मिलाया, जो खुद मुख्यमंत्री के लिए कंसीडर न किए जाने से नाराज चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से संपर्क किया, जिसने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस दबाव के बीच अमित शाह का भी मन बदल जाता है और उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए सही हैं, क्योंकि वो 2019 लोकसभा चुनाव तक हिंदुत्व के मुद्दे को बनाकर रखेंगे। 17 मार्च की शाम 6:45 पर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को एक सीक्रेट कॉल की और उनसे दिल्ली आने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ अगली सुबह ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें बताया गया कि उन्हें लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनना है। इस तरह योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ के भाषणों में बार बार औरंगजेब, अकबर, मुगल, मुसलमान, लव जिहाद जैसे मुद्दे ही रहे, जिनसे बार बार हिंदू और मुसलमान दो समुदायों में तनाव बढ़ता रहा। कि महान अकबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून। योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिकता भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाने वाली राजनीति विरासत में मिली थी, जिसके तापमान को उन्होंने बार बार बढ़ाया और रिलेवेंट बने रहे। योगी तो दोस्तों, इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी का पूरा इन्फॉर्मेशन था कि कैसे वो 26 साल की एज में फर्स्ट टाइम वो सांसद में गए, सांसद बने। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और नो पॉलिटिक्स कमेंट, हमें पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करनी है भाई। पॉलिटिक्स से हमें दूरी रहना है। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नवे है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग रिएक्शन के साथ। जय हिंद।